निजी रूप से हमें इस बारे में संदेह है, मैंने कहा। चार्म्स का विचार है कि उसकी हत्या की गई है। ये सुनकर फ्रेंजी का चिंतित चेहरा और भी ज्यादा परेशान दिखाई देने लगा। और पुलिस विलिस का क्या कहना है? धीरे धीरे पुलिस का भी यही विचार बन रहा है, मैंने कहा। ये मामला कार्लोती संभाल रहा है। पहले कार्लोती का विचार था कि ये मौत दुर्घटनावश हुई थी, लेकिन अब वो अपना विचार बदल रहा है। मेरे विचार में भी हेलन की मौत हत्या का मामला है, फ्रेंजी धीरे से बोला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने हैरान होकर पूछा। हेलन जिस तरह का जीवन जी रही थी उसका ऐसा ही अंत होता है, दार्शनिक अंदाज में फ्रेंजी बोला। तुम हेलन के बारे में क्या जानते हो? मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ फ्रेंजी बोला। देखो एड, हम दोनों अच्छे मित्र हैं। मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है। मैं खुद ही तुम्हें फ़ोन करने वाला था। क्या हम एक दूसरे को विश्वास में लेकर बातचीत कर सकते हैं? हाँ, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैंने उसे आश्वासन दिया। तुम अपनी बात खुलकर कहो। मैं हेलन के रोम आने के लगभग 5 दिन बाद एक पार्टी में उससे पहली बार मिला था। वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गया और अगले 4-5 दिन और रातें हमने साथ ही बिताई। तुम मेरी आदत से तो परिचित ही हो। हेलन एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी और कोई भी पुरुष उसके साथ संबंध बनाकर गर्व महसूस करता। उस वक्त उसका कोई प्रेमी नहीं था। मैंने उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने तत्काल स्वीकार कर लिया। लेकिन लेकिन क्या? मैंने पूछा। लेकिन 4-5 दिन और रातें साथ बिताने के बाद उसने मुझसे एक बड़ी धनराशि मांगी। क्या वो तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहती थी? मैंने बेवकूफ़ाना सवाल किया। नहीं, वो शारीरिक संबंध बनाने की एवज में मुझसे धन ऐंठना चाहती थी। उसने जो रकम मांगी वो काफ़ी बड़ी थी। कितनी? 4 मिलियन लीर। ओह गॉड! हैरान होकर मैं बोल उठा। इतनी बड़ी रकम मांगना उसकी बेवकूफ़ी थी। लेकिन तुमने क्या किया? क्या तुम उसकी नादानी पर हंसे? हेलन कोई मजाक नहीं कर रही थी। इतनी बड़ी रकम की मांग उसने गंभीरतापूर्वक की थी। मुझे ये विश्वास दिलाते हुए काफ़ी परेशान होना पड़ा कि मैं एक मामूली पत्रकार हूँ और इतनी बड़ी रकम जुटा पाने में असमर्थ हूँ। इस अवसर पर हमारा झगड़ा भी हुआ। उसने मुझे धमकी दी कि अगर वो हमारे संबंधों की बात अपने पिता को बता देगी तो उसका पिता मुझे तबाह कर सकता है। वो मुझे नौकरी से भी निकलवा सकता है। फ्रेंजी की बात सुनकर मेरे जिस्म में सिरहन सी दौड़ गई। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी? मैंने पूछा। हाँ, इसे ब्लैकमेल ही कह सकते हैं। ठीक है, फिर तुमने क्या किया? मुझे हेलन के साथ सौदाबाजी करनी पड़ी। मुझे उसे हीरे के 2 ईयर रिंग देने पड़े। तुम्हें इस ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकना चाहिए था। एड, ऐसी स्थिति में फंसकर ही कोई आदमी समझ सकता है कि अच्छा किया या बुरा किया, फ्रेंजी बोला। मैं उस वक्त टिकट दुविधा में फंसा हुआ था। तुम जानते ही हो कि चार्ल्स बहुत प्रभावशाली आदमी है। तो उसके लिए मुझे नौकरी से निकलवा देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। मेरी नौकरी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेलन द्वारा मेरे खिलाफ अपने पिता के कान भरने की ही देरी थी कि मेरी नौकरी जा सकती थी। फिर जहाँ तक लड़कियों से संबंध रखने की बात है, मेरी छवि पहले से ही काफ़ी खराब रही है। ऐसी हालत में मैं नौकरी से हाथ धो बैठने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। हेलन को दिए गए ईयर रिंगों की कीमत 40,000 ली थी। इस तरह से मैं इस मुसीबत से सस्ते में ही छूट गया। तुम्हारा एक और सहयोगी भी हेलन के साथ संबंध बनाकर इसी तरह की मुसीबत में फंस गया था और उसे ये सौदा मुझसे ज़्यादा महंगा पड़ा। क्या मतलब? मैंने फ्रेंजी को घूरते हुए पूछा। सिर्फ मैं ही हेलन का शिकार नहीं बना हूँ, फ्रेंजी बोला। हेलन ने एक और पत्रकार को, जो अमेरिकन था, इसी तरह ठगा था। बाद में हम दोनों ने इस बारे में बातचीत भी की। हेलन ने उससे हीरों का एक कॉलर ले लिया, जिसे खरीदने में उस बेचारे को अपनी सारी जमा पूंजी लगा देनी पड़ी। हेलन अक्सर पत्रकारों को ही अपना शिकार बनाती। पत्रकारिता के क्षेत्र में उसके पिता का प्रभाव होना उसका काम आसान कर देता है। फ्रेंजी की बातें सुनकर यह जाहिर था कि हेलन की धूर्तता का अगला शिकार मैं ही था। मुझे फंसाने के लिए उसने एक सुनियोजित जाल बिछाया था। अगर पहाड़ से गिरकर उसकी मौत ना हो गई होती तो इस वक्त वो मुझे ब्लैकमेल कर रही होती। अगर पुलिस को फ्रेंजी की ये कहानी पता चलती और बाद में ये भी पता चल जाता कि शेरार्ड और कोई नहीं बल्कि मेरा ही नाम था, तो उनके लिए ये मान लेना भी आसान हो जाता कि हेलन की हत्या मैंने ही की थी। ऐसी सूरत में पुलिस तर्क दे सकती थी कि हेलन ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। मैं उसकी धन की मांग को पूरा नहीं कर पाया होऊंगा और इस स्थिति में हेलन की हत्या करने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा होगा। मैं परेशान होकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। सौभाग्यवश फ्रेंजी अपनी ही समस्या में इतना खोया हुआ था कि उसका ध्यान मेरी मानसिक दशा की तरफ ना जा पाया। हेलन की हत्या की इसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि रही होगी, फ्रेंजी ने निष्कर्ष दिया। उसने ब्लैकमेलिंग का हथकंडा किसी और व्यक्ति पर भी प्रयोग किया होगा। मैं ये नहीं मान सकता कि वो सोरेंटो अकेली गई होगी। तो उसके साथ जरूर ही कोई और आदमी रहा होगा।
अगर पुलिस उस आदमी का पता चला ले तो हत्या का रहस्य आसानी से सुलझ सकता है। मैं चुपचाप फ्रेंजी की बात सुनता रहा। अब तुम ही बताओ, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? फ्रेंजी ने मुझसे पूछा। उसकी मौत की खबर को सुनने के बाद से मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसी हालात में मेरा क्या कर्तव्य है। क्या मैं पुलिस के पास जाकर उन्हें बता दूं कि हेलन ने मुझे किस तरीके से ब्लैकमेल करने का प्रयत्न किया था? अगर वे इसे हत्या का मामला मानते हैं तो मेरे बयान से इसकी गुत्थी सुलझने में उन्हें मदद मिल सकती है। अब तक मैं अपनी घबराहट पर नियंत्रण कर पाने में सफल हो गया था। मुझे फ्रेंजी को ऐसी सलाह देनी थी जिसमें मेरा भी हित छिपा हो। देखो फ्रेंजी, तुम्हें इस मामले में काफी सावधानी बरतनी होगी, मैंने कहा। अगर तुम्हारे द्वारा बताई गई बातों को कार्लोती मिस्टर चाम्स तक पहुंचा दे तो तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। ये बात तो मैं समझता हूँ, फ्रेंजी बोला। फिर विस्की के कुछ घूंट पीता हुआ वो बोला। तो तुम्हारे विचार में मुझे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक पुलिस को खुद भी ये यकीन ना हो जाए कि ये हत्या का ही मामला है। इस बारे में जल्दबाजी करके तुम खुद को मुसीबत में डाल दोगे। लेकिन मान लो अपनी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को ये पता चल जाए कि कुछ समय पहले हेलन और मेरी दोस्ती होने के साथ साथ शारीरिक संबंध भी थे। ऐसी हालत में पुलिस हत्या के लिए मुझ पर भी शक कर सकती है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो फ्रेंजी, मैंने कहा। ऐसी सूरत में तुम आसानी से ये सिद्ध कर सकते हो कि हत्या के दिन तुम सोरेंटो में थे ही नहीं। हाँ, मैं तो उस दिन रोम में ही था। फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। तो तुम्हारे विचार में मुझे फ़िलहाल पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। चाम्स को शक है कि उसकी बेटी की मौत में किसी आदमी का हाथ है। तुम उसके गुस्से को तो जानते ही हो। अगर तुम सामने आ गए तो वो यही सोचेगा कि वो आदमी तुम ही हो और वो तुमसे बदला लेगा। इस बारे में मैं तुम्हें एक और राज की बात बता दूं। मौत के वक्त हेलन गर्भवती थी। ये बात सुनकर फ्रेंजी के हाथ से विस्की का गिलास छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। गिलास चकनाचूर हो गया और विस्की फर्श पर बिखर गई। वो अविश्वास भरी निगाहों से मेरी ओर देखता रहा। हेलन गर्भवती थी? फ्रेंजी भय मिश्रित आवाज में बोला। एड, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि मैं पुलिस के पास नहीं गया। अगर मैं ऐसा कहता तो पुलिस जरूर मुझे हेलन के हत्याकांड में फंसा देती। ये कहकर फ्रेंजी फर्श पर से गिलास के टुकड़े उठाने लगा। वो फिर एक कपड़ा लाकर फर्श को साफ करने लगा। इस बीच मैं फिर इस सोच में डूब गया कि यदि कार्लोती को विश्वास हो गया कि हेलन का मामला हत्या का मामला है तो वो शेरार्ड नाम के आदमी को ढूंढने के लिए जी जान से जुट जाएगा। ऐसी हालत में मुझे अपने बचाव के लिए कोशिशें तेज करनी होंगी। फर्श की सफाई समाप्त कर फ्रेंजी फिर मेरे पास आकर बैठा और बोल पड़ा। अपने काम में कार्लोती बहुत निपुण है। अब तक वो किसी भी ऐसे मामले में असफल नहीं रहा है। एड, हेलन की मौत की जांच पड़ताल करते हुए वो मुझ तक भी पहुंच सकता है। ये संयोग ही था कि फ्रेंजी और मेरे दोनों के विचार एक ही दिशा में चल रहे थे। तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम उस दिन रोम में ही थे, मैंने कहा। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। श्याम्स ने मुझे उस आदमी को ढूंढ लाने के लिए कहा है जो हेलन की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है इस काम में तुम मेरी सहायता कर सको, क्योंकि यह आदमी वो अमेरिकन पत्रकार हो सकता है जिसका जिक्र तुमने थोड़ी देर पहले ही किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्रेंजी बोला। हेलन की मौत वाले दिन मैंने उससे बात की है। उस दिन वो रोम में ही था। तो ये आदमी कौन हो सकता है? मुझे मालूम नहीं। मुझे कार्लो नाम के एक व्यक्ति का पता चला है जिससे हेलन का परिचय था। क्या तुम इस नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? थोड़ी देर सोचकर फ्रेंजी बोला। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या तुमने हेलन को किसी आदमी के साथ देखा है? हाँ, शरारत भरी मुस्कान में फ्रेंजी बोला। मैंने उसे एक बार तुम्हारे साथ देखा था। फ्रेंजी की ये बात सुनकर मैं चौंका। कहाँ पर? तुम दोनों कोई फिल्म देखकर हॉल से बाहर निकल रहे थे। हाँ, चाम्स ने ही मुझे निर्देश दिया था कि मैं उसे रोम शहर दिखाऊं। इसी सिलसिले में मैं सिर्फ उसे एक दो बार बाहर ले गया था। लेकिन मेरे अलावा क्या तुमने किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी हेलन को देखा है? कुछ देर सोचकर फ्रेंजी बोला। हाँ, एक बार मैंने उसे लुई रेस्टोरेंट में एक लंबे चौड़े और गहरे रंग के आदमी के साथ देखा था। लेकिन मैं नहीं जानता कि वो आदमी कौन था। उसका डील डॉल कैसा था? वो बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति था। ऐसा लगता था मानो उसे पहलवानी या इसी तरह का कोई अन्य शौक रहा हो। अचानक मेरे दिमाग में उस व्यक्ति की तस्वीर कौंधी जिसे मैंने सोरेंटो में हेलन के मकान में घुसते देखा था। वो भी काफी बलिष्ठ था और उसके कंधे चौड़े थे। क्या तुम उस व्यक्ति के बारे में कुछ और विवरण दे सकते हो? मैंने पूछा। मेरे ख्याल से वो आदमी इटालियन था। उसकी उम्र कोई 25-26 साल की रही होगी और सपाट नाक नक्श और गहरे रंग का आदमी था। उसके दाएं गाल पर एक निशान था जो चाकू से किए गए जख्म का निशान रहा होगा। क्या तुम बिल्कुल नहीं जानते कि वो कौन था? नहीं, फ्रेंजी बोला, लेकिन एक बार उसे देखकर भुला देना आसान नहीं है। मेरे दिमाग में उसकी आकृति अभी भी स्पष्ट है। उसके बारे में कोई और महत्वपूर्ण बात?
इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे अफ़सोस है कि इस बारे में मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। हेलन के कई और पुरुषों के साथ भी संबंध थे। मुझे उस व्यक्ति का ख़्याल इसीलिए आया क्योंकि तुम्हारे सिवा मैंने हेलन को केवल उसी आदमी के साथ देखा है। हेलन के अन्य प्रेमियों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे द्वारा दी गई सूचना के लिए धन्यवाद, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। अब तुम इस बारे में चुप रहो और आराम करो। मैं इस आदमी को खुद ही ढूंढ निकालूंगा। हो सकता है यही वो आदमी हो जिसकी हेलन की मौत के संबंध में मुझे तलाश थी। मैं तुम्हें वक्त वक्त पे सूचित करता रहूंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। फ्रेंजी मुस्कुराया और बोला, एड, मुझे तुम्हारी सलाह और मदद पर पूरा यकीन है। मैंने उसे एक बार फिर आश्वासन दिया और गर्मजोशी से हाथ मिलाकर नीचे आ गया। मेरा अगला कदम कार्लो को ढूंढ निकालना था। अगले दिन मैं रोम टेलीफोन एक्सचेंज पहुंचा और अपनी उस पुरानी मित्र को ढूंढने लगा जो 3 साल पहले यहीं काम करती थी। इस बीच मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रह गया था। काफी कोशिश करने के बाद मैं आखिरकार उसे ढूंढ पाने में सफल हो ही गया। इतने वर्षों बाद मुझे अपनी जिंदगी में दिलचस्पी लेते देख वो समझ गई कि मैं किसी विशेष काम से ही उसके पास आया हूँ। लिहाजा उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। मैं काफी धैर्य और चतुराई का परिचय देते हुए उसके साथ बात करता रहा। काफी देर मनाने और फुसलाने के बाद जब अंत में मैंने उसे बताया कि मुझे रोम के किसी फोन नंबर के मालिक का नाम और पता मालूम करना है, तो वो तत्काल बोली कि ये टेलीफोन विभाग के कायदे कानूनों के खिलाफ है और ऐसा गैर कानूनी काम करके वो अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालेगी। मैंने उसे काफी समझाया बुझाया, उसे कई तरह के प्रलोभन दिए और अंत में उसे डिनर पर आमंत्रित किया। डिनर की बात सुनकर वो कुछ पसीजी। मैंने उसे रात के 8 बजे अल्फ्रेडो रेस्टोरेंट में डिनर पर मिलने के लिए कहा। मैं जानता था कि उसे रास्ते पे लाने के लिए डिनर ही काफी नहीं होगा, बल्कि मुझे उसे कोई उपहार भी देना होगा। लिहाजा मैंने 17,000 लीर का प्रसाधन सामान उसे उपहार में देने के लिए खरीदा। हम नियत समय पर अल्फ्रेडो में मिले। आज से 30 वर्ष पहले इस महिला का बदन गठा हुआ और आकर्षक था, लेकिन आज वो मोटी और भद्दी दिख रही थी। आज उसे देखकर मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि कुछ वर्षों पहले वो एक सौंदर्य प्रतियोगिता में कैसे जी पाई थी। इटालियन लड़कियां अक्सर अपने खाने पीने पर नियंत्रण नहीं करती हैं, जिस वजह से वो जल्द ही अपने सौंदर्य और आकर्षण को खो बैठती थी। इस महिला के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। डिनर खाने, उपहार स्वीकार करने और नखरे दिखाने के बाद आखिरकार मेरी इस मित्र ने टेलीफोन नंबर ले लिया और उस आदमी का नाम और पता बता देने का वायदा किया जिसके नाम पर टेलीफोन रजिस्टर्ड था। उसने कहा कि ये सूचना वो मुझे अगले दिन सुबह फोन पर दे देगी। अगले दिन सुबह लगभग 11 बजे इस महिला का फोन आ गया। मैं फोन का इंतजार करते हुए इतना बेसब्र हो चुका था कि मेरा दिल कह रहा था कि इस महिला का गला घोट दूं। इस महिला ने तल्खी भरी आवाज में मुझे सूचित किया कि वो एक महिला के नाम से रजिस्टर्ड था। उसकी आवाज से जाहिर था कि महिला का नाम जानकर उसे ईर्ष्या हो गई थी। देखो, इस बारे में ईर्ष्या करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं सिर्फ किसी व्यावसायिक काम के सिलसिले में ही इस नंबर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि इस नंबर पर कोई महिला रहती है या पुरुष। मेरे समझाने बुझाने से मेरी मित्र पिघली और उसने बताया, ये फोन मैरा सिट्टी नाम की एक महिला के नाम से रजिस्टर्ड है और वो पाओलो वेरोनीज के निकट विला पेलेस्ट्रा में रहती है। मैंने ये नाम और पता नोट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा और फोन रख दिया। मुझे याद आया कि फ्रेंड सेट्टी अमेरिका का एक मशहूर बदमाश था जिसे अपराध की दुनिया में मेनोटी का प्रतिनिधि माना जाता था। न्यूयॉर्क की पुलिस की सूचना के अनुसार मेनोटी की हाल ही में हुई हत्या में सेट्टी का हाथ था। क्या मायरा सेट्टी का इस सेट्टी से कोई संबंध था? क्या वो उसकी पत्नी, बहन या बेटी हो सकती थी? क्या मायरा सेट्टी मेनोटी की हत्या, फ्रेंड सेट्टी और हेलन का आपस में कोई संबंध था? उत्तेजना की वजह से मेरा दिल धड़कने लगा। सेट्टी, हो सकता है कि हेलन की रहस्यमय हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए मायरा सेट्टी का एक सुराग काम दे। मुझे याद आया कि मैक्सवेल ने मुझसे कहा था कि मेनोटी की हत्या में पुलिस को हेलन पर भी शक था और शायद इसी कारण हेलन अमेरिका छोड़कर रोम आ गई थी। क्या सचमुच सेट्टी ने ही मेनोटी की हत्या करवाई थी? मैंने निश्चय किया कि मुझे विला पेलेस्ट्रा जरूर जाना चाहिए। हेलन की हत्या के बारे में मुझे वहां कोई सुराग मिलने की संभावना दिखती थी। मैं जानता था कि अब तक चार्म्स न्यूयॉर्क पहुंच गया होगा और बेसब्री से मेरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा होगा। मैंने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मुझे एक महत्वपूर्ण काम के लिए अच्छे जासूस की सेवाओं की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वे सारथी नाम के जासूस को तत्काल मेरे पास भेज रहे हैं। फिर मैंने एसोसिएटेड प्रेस से संपर्क कर जिम मैथ्यूज से मिलने की इच्छा जाहिर की। मैथ्यूज पिछले 15 वर्षों से रोम में था और इस शहर के सभी प्रमुख व्यक्तियों को जानता था। जब मैथ्यूज फ़ोन पर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, वो बोला। क्या आज लंच पर मिल लें? मैं तुम्हें ठीक 1:30 बजे हैरी रेस्टोरेंट में मिलूंगा।
मैंने कहा। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं यह सोचने में मशगूल हो गया कि चार्म्स को मैं किन तथ्यों से अवगत करवाऊं। जाहिर था कि अभी मैं उसे पूरी जानकारी नहीं दे सकता था। उसकी पत्नी की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर मैं इस वक्त चार्म्स को हेलन के जीवन के बारे में मिली जानकारी से अवगत कराता, तो वो तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करता, जिसका असर मेरे करियर पर बुरा पड़ सकता था। लेकिन मैं उससे सारी बातें छिपा भी नहीं सकता था। मैं अभी इसी उधेड़-बुन में मशगूल था कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में एक नाटे-मोटे और अधेड़ उम्र वाले इतालवी को खड़ा पाया। परिचय से पता चला कि ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जासूस ब्रूनो सार्टी है। पहली मुलाकात में सार्टी काफ़ी चुस्त और तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति नज़र नहीं दिखाई दिया। उसके कपड़े मैले थे। उसने आज शेव भी नहीं की थी। वो कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे किसी विषय पर जल्दी से जल्दी सूचना चाहिए, मैंने कहा। इस काम पर होने वाले खर्चे की हमें कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी एजेंसी इस काम पर कई आदमियों को लगाए। मेरी बात सुनकर साल्टी की सर्पीली आंखें कुछ खुली और उसने मेरी बात से सहमति जाहिर करने के लिए खीसें निपोरी। ऐसा कहते हुए मुझे उसके दांत दिखाई दिए, जिनमें से कई दांतों पे सोना चढ़ा हुआ था। मेरे साथ आपकी एजेंसी का संपर्क और मेरे लिए आपके द्वारा एकत्र की गई सूचना बिल्कुल गोपनीय रहनी चाहिए, मैंने कहा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी मामले की जांच पड़ताल पुलिस द्वारा भी हो रही है। आपको ये कोशिश करनी होगी कि आपकी अपनी तहकीकात के दौरान आप पुलिस के रास्ते से भी दूर रहें। हमारी पुलिस से काफ़ी अच्छी मित्रता है, सार्टी बोला। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पुलिस परेशान हो। मेरा काम सुन लीजिए। लगभग 14 हफ्ते पहले एक अमेरिकन लड़की रोम आई थी। यहीं रह रही थी। मैं इस लड़की के प्रेमियों और दोस्तों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। लड़की का नाम हेलन चार्म्स है। मैं आपको उसके कुछ फोटो भी दे सकता हूँ। रोम पहुंचने पर पहले 4 दिन वो एक्सेलसियर होटल में रही थी और बाद में एक फ्लैट लेकर अलग रह रही थी। हेलन के कई बॉयफ्रेंड थे। मैं उसके इन दोस्तों के नाम और पते चाहता हूँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अपने रोम प्रवास के दौरान हेलन की क्या गतिविधियां थी। ये कहकर मैंने सार्टी को हेलन के कुछ फोटो दिए, जो मैंने जिना की सहायता से दफ्तर की फाइलों में से निकलवा लिए थे। मैंने उसे हेलन के फ्लैट का पता भी दे दिया। क्या ये वही मिस चार्म्स हैं जिनकी हाल ही में सेरंटो में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी? सार्टी ने पूछा। वो तो अमेरिकन प्रेस किंग शेरवन चार्म्स की बेटी थी। हाँ, ये वही हेलन है, मैंने कहा। सार्टी ने एक बार फिर खींचे निपोरी। वो शायद ये जानकर खुश था कि वो चार्म्स जैसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति का मामला अपने हाथ में ले रहा था। उसने अपनी जेब से एक नोटबुक और एक पेंसिल निकाली और बोला, मैं ये काम अभी शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे निर्देश दें। पहला काम तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, मैंने कहा। मेरा दूसरा काम है हरे रंग की एक रेनॉल्ट गाड़ी के मालिक के बारे में जानकारी हासिल करना। इस गाड़ी का नंबर मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये कहकर मैंने एक कागज के टुकड़े पर उस रेनॉल्ट गाड़ी का नंबर दे दिया, जो मेरा पीछा करती रही थी। इस बारे में मैंने पुलिस से जानकारी चाही थी, मैंने आगे कहा। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस नंबर की कोई कार रजिस्टर्ड ही नहीं है। तुम्हें इस कार को ढूंढना होगा। अगर वो कार तुम्हें दिख जाए तो तुम्हें इसका पीछा करना होगा या इसके ड्राइवर की शक्ल को याद रखना होगा। मेरे निर्देशों को साथ ही अपनी नोटबुक में लिखा गया। फिर मेरी ओर नजर उठाकर वो बोला, सर, हो सकता है मिस चार्म्स की मौत मात्र एक दुर्घटना ही ना हो। मैं नहीं जानता, मैंने कहा। तुम्हें भी इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा बताए गए मुद्दों पर मुझे जल्दी से जल्दी जानकारी इकट्ठी करके दो। इस मामले के अन्य पहलू पुलिस खुद ही संभाल सकती है। कोई जानकारी उपलब्ध होने पर मुझे तत्काल सूचित करो। तुम्हें लिखित रूप में रिपोर्ट देने में भी वक्त गंवाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। सार्टी ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे निर्देशों के अनुसार ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करेगा। उसने अग्रिम रकम के रूप में मुझसे 17,000 लीर लिए और आदाब बजाकर चला गया। अब वायदे के अनुसार मुझे मैथ्यूज से मिलना था। लिहाजा अपने फ्लैट को बंद कर मैं हैरी के रेस्टोरेंट पहुंच चुका था और स्कॉच पी रहा था। वह एक लंबे कद का आदमी था। उसकी आंखें स्थिर, नाक टेढ़ी और जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था। मैथ्यूज, मैं तुमसे कुछ जरूरी जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, मैंने कहा। मैं जानता था कि तुम मुझे इतना बढ़िया लंच बेकार में नहीं खिलाओगे, वो हंसते हुए बोला। बताओ, इस लंच के बदले में तुम क्या जानना चाहते हो? क्या तुम मायरा सेठी नाम की किसी महिला के बारे में कुछ जानते हो? मैंने पूछा। मायरा सेठी का नाम सुनकर वो चौंक गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो कुछ चिंतित दिखाई देने लगा। मायरा सेठी? वो हैरान होकर बोला। तुम मायरा सेठी के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैं इस वक्त तुम्हें इसका कारण नहीं बता सकता, मैंने कहा। मायरा सेठी है कौन? मायरा सेठी तो फ्रैंक सेठी की बेटी है। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए थी।
फ्रैंक सेटी, वही इंटरनेशनल गुंडा? हाँ, मुझे फ्रैंक सेटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। आजकल वो कहाँ है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैथ्यूज बोला। मैंने सुना है कि वो इटली में कहीं रहता है, लेकिन किस जगह पर, ये ना तो मुझे मालूम है और ना यहाँ की पुलिस को। लगभग 3 महीने पहले वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आ गया। वो समुद्री रास्ते से यहाँ आया और पुलिस को अपने आने की खबर देकर वेसुवियस होटल में रहने लगा। इसके बाद वो अचानक कहीं गायब हो गया और पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि वो इटली में ही कहीं रहता है। क्या उसकी बेटी को भी सेट्टी के ठिकाने का पता नहीं है? हो सकता है वो जानती हो, लेकिन वो चुप है। मैंने उससे इस बारे में बात की है। वो पिछले 5 वर्षों से रोम में ही रह रही है। वो कहती है कि इन वर्षों में उसके पिता ने उससे ना तो संपर्क करने की कोशिश की है और ना ही पत्र व्यवहार ही किया है। मैथ्यूज, मुझे सेटी के बारे में कुछ और भी बताओ, मैंने अपने मित्र से अनुरोध किया। एक शर्त है, मैथ्यूज हंसते हुए बोला। तुम्हें ब्रांडी की एक और बोतल का ऑर्डर देना होगा। जरूर, मैंने कहा और वेटर को बुलाकर मैथ्यूज की मनपसंद ब्रांडी का ऑर्डर दे दिया। फिर मैंने उसे एक बढ़िया सिगार भी दिया। अपनी मनपसंद ब्रांडी और बढ़िया सिगार पाकर मैथ्यूज खुश हुआ। फिर गले को खकारता हुआ मैथ्यूज बोला, सेटी के बारे में मैं तुम्हें शायद ऐसी जानकारी ना दे पाऊं जो तुम्हें पहले से ही ना मिल चुकी हो। वर्षों पहले सेटी वेकर्स और वेकर्स यूनियन का बॉस था। वो एक खतरनाक किस्म का आदमी था जो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मेनोरी भी इस यूनियन में था और बॉस बनना चाहता था। लिहाजा दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जो आखिरकार दुश्मनी में बदल गई। तुम शायद जानते ही हो कि एक बार मेनोरी ने सेठी के मकान में चरस रखवाई और बाद में पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस ने छापा मारकर चरस को अपने कब्जे में कर लिया था और सेठी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पुलिस उसके खिलाफ मजबूत मामला नहीं बना सकी थी। सेठी के वकील ने पुलिस के चार्जशीट की धज्जियां उड़ा दी थी और मजिस्ट्रेट ने सही गवाहों के अभाव में सेठी को बरी कर दिया था। थोड़ी देर रुककर मैथ्यूज फिर बोला, उस सारे केस के दौरान अमेरिका के अखबारों में सेठी की गतिविधियों का काफी प्रचार हुआ था। जनता में उसके खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। लिहाजा सरकार ने उसे अवांछित व्यक्ति घोषित करके देश छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। सेठी ने अपनी इटालियन राष्ट्रीयता बरकरार रखी थी। लिहाजा उसे इटली आ जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इटली की पुलिस उसे इटली से निकाल बाहर करने का कोई तरीका सोच ही रही थी कि सेठी अचानक गायब हो गया। मैंने सुना है कि मैनोरी की हत्या में सेठी का भी हाथ था। ये एक जाहिर सी बात है, मैथ्यूज बोला। अमेरिका छोड़ देने से पहले सेठी ने चेतावनी दी थी कि वो मैनेटी के ठिकाने लगा देगा और इसके 2 महीने बाद मैनेटी की हत्या हो गई। जाहिर है कि यह हत्या सेठी के इशारे पर ही की गई होगी। क्या सेठी द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद मैनेटी ने अपने बचाव में कुछ नहीं किया? मैनेटी ने अपने बचाव की पूरी कोशिश की थी। वो हमेशा अपने अंगरक्षकों से घिरा रहता और अंगरक्षकों के बिना एक कदम भी नहीं चलता। लेकिन आखिर में सेट्टी के आदमियों ने उसे दबोच ही लिया। दरअसल इस दौरान मैनोटी ने एक भूल की जो उसे काफी महंगी पड़ी। वो हफ्ते में एक बार नियमित रूप से अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ फ्लैट में रात बिताता था। उसका विचार था कि उस फ्लैट में वो बिल्कुल सुरक्षित था। उसके अंगरक्षक उसे अपने साथ फ्लैट में ले जाते और पहले फ्लैट की तलाशी ले लेते। वे गर्लफ्रेंड के आने तक उस फ्लैट में ही ठहरते। गर्लफ्रेंड के आ जाने के बाद जब मनोटी भीतर से दरवाजा बंद कर देता, तभी वे वहां से जाते। सुबह वे फिर वहां आते और दरवाजे पर दस्तक देकर अपना परिचय बताते। मैनोटी दरवाजा खोलता और अंगरक्षकों के साथ ही वापस लौटता। इस तरह मिनोटी खुद को बिल्कुल सुरक्षित मान लेता। मिनोटी की हत्या वाली रात भी अंगरक्षक उसे वहां से लाए थे और गर्लफ्रेंड के आ जाने से वे मिनोटी द्वारा भीतर से ताला लगाए जाने पर ही वापस गए थे। लेकिन अगले दिन सुबह जब वे मिनोटी को वापस ले जाने के लिए आए, तो फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और भीतर मिनोटी की हत्या हो चुकी थी। उस लड़की का क्या हुआ? वो कौन थी? उसके बारे में कोई निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानता, मैथ्यूज बोला। मिनोटी की हत्या के बाद वो फ्लैट में नहीं पाई गई और उस दिन के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। वो उस फ्लैट में नहीं रहती थी। वो मिनोटी से मिलने ही वहां आ जाती थी। मिनोटी के अंगरक्षकों में से किसी ने भी उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। जब मिनोटी के अंगरक्षक फ्लैट की तलाशी लेते तो वो खिड़की के बाहर मुंह किए हुए खड़ी रहती थी। वे सिर्फ इतना ही कह पाए थे कि उसके बाल भूरे थे और शरीर सुगठित था। पुलिस के अनुसार उस लड़की ने ही हत्यारों के अंदर घुसने के लिए दरवाजा खोल दिया होगा, क्योंकि दरवाजे तोड़े जाने का कोई चिन्ह नहीं था। ये जाहिर है कि उसने एक बड़ी धनराशि प्राप्त करने के लालच से मिनोटी की हत्या करवाने में उसके दुश्मनों की मदद की होगी। मैं मैथ्यूज द्वारा दी गई इस जानकारी पर विचार करने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने मैथ्यूज से पूछा, क्या तुम किसी चौड़े कंधों वाले बलिष्ठ इटालियन को जानते हो जिसका नाम कार्लो है और जिसके चेहरे पे एक दाग है? नहीं, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, मैथ्यूज बोला। लेकिन हमारी बातचीत में इस आदमी का क्या मतलब?
मैं इस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ, मैंने कहा। मैथ्यूज, अगर तुम्हें ये आदमी कहीं मिल गया तो तत्काल मुझे सूचना दे देना। जरूर, आपने सिगार की राख एस्ट्रे में डालते हुए मैथ्यूज बोला। लेकिन अब मुझे बताओ कि सेठी के बारे में तुम्हें अचानक दिलचस्पी क्यों हो गई? मैं अभी ये बात तुम्हें नहीं बता सकता, मैंने कहा। लेकिन वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दोस्त होने के नाते ये मेरा वायदा है। मैं वापस अपने फ्लैट में लौट आया। अब तक काफी सोच विचार करने के बाद मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं फिलहाल चार्ल्स को हेलन के बारे में मिली जानकारी नहीं दे सकता। हेलन की जिंदगी और उसकी मौत के संबंध में मुझे काफी ऐसी बातें पता लगी थी जिनकी जांच पड़ताल किए बिना मैं इन्हें चार्ल्स को नहीं बता सकता था। गाड़ी को मकान के बाहर खड़ी करके मैं अपने कॉरिडोर से गुजरता हुआ फ्लैट के दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि मैंने एक व्यक्ति को दरवाजे के पास खड़ा पाया। मैं चौकन्ना होकर नजदीक पहुंचा तो देखा कि वो लेफ्टिनेंट कार्लोती था। मेरे कदमों की आवाज सुनकर कार्लोती मुड़ा और मेरी तरफ शक की निगाहों से देखने लगा। आज उसके चेहरे पर वो आत्मीयता नहीं झलक रही थी जो इससे पहले झलका करती थी। ये देखकर मेरा दिल किसी अज्ञात आशंका से धड़कने लगा। हेलो लेफ्टिनेंट, मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। क्या आप काफी वक्त से मेरा इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, कार्लोती बोला। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप अंदर आइए, मैंने कहा और जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोल दिया। कार्लोती अंदर आ गया और कमरे का ध्यान से निरीक्षण करते हुए खिड़की के पास खड़ा हो गया। मैं उसके सामने ऐसी जगह पे खड़ा था जहां खिड़की से अंदर आने वाली सारी रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ती थी। अब आप क्या जानना चाहते हैं लेफ्टिनेंट? मैंने सिगरेट जलाते हुए पूछा। मिस्टर डॉसन, कार्लोती बोला, मुझे आपको यह सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि अब हमारे लिए मिसेस चाम्स की मौत को मात्र एक दुर्घटना घोषित कर पाना संभव नहीं है। इस बीच हमें कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनके अनुसार मिस चाम्स की मौत एक संदेहास्पद मामला बन जाता है और इस मामले में पूरी तहकीकात करना हमारा कर्तव्य है। फिर मैंने कार्लोती की नज़रों से नजरें मिलाते हुए पूछा। मिस चाम्स के कई बॉयफ्रेंड्स थे और हमारी जानकारी के अनुसार वो इन दोस्तों से शारीरिक संबंध रखती थी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मिस चाम्स एक अनैतिक जीवन बिताती थी? मैंने पूछा। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि मिस्टर चाम्स अपनी बेटी के बारे में इस प्रकार की कोई बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, मैंने कहा। क्या आप अपने तथ्यों की सच्चाई के प्रति आश्वस्त हैं? बेशक, कुछ झल्लाई आवाज में कार्लोती बोला। हमारे विचार में यह भी संभव है कि उसके ही किसी दोस्त ने उसकी हत्या कर दी हो। हमें लग रहा है कि यह हत्या का मामला है। हमने मिस चाम्स के दोस्तों की सूची तैयार कर ली है जिसमें आपका नाम भी है। क्या आप ये कह रहे हैं कि मिस चाम्स के मुझसे भी अनैतिक संबंध थे? अपनी आवाज में गुस्सा दर्शाते हुए मैंने कहा। ध्यान रहे, इस बात पर मैं आपके खिलाफ अदालती कार्रवाई कर सकता हूँ। मिस्टर डॉसन, मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है, कार्लोती बोला। आपका मिस चाम्स से परिचय था और हम इस बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमें यकीन हो गया है कि उसके दोस्तों में से ही किसी दोस्त ने उसकी हत्या कर दी है। आपको इस बारे में हमारी मदद करनी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हेलन की मौत वाले दिन आप कहाँ थे? क्या आप समझते हैं कि हेलन की हत्या मैंने की है? तैश में आकर मैंने कहा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, कार्लोती बोला। मैं ऐसे व्यक्तियों की सूची बना रहा हूं जिनका मिस चाम्स से परिचय था। साथ ही मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस दिन कहाँ था जिस दिन मिस चाम्स की हत्या हुई थी। हम सिर्फ उन व्यक्तियों के बारे में जांच पड़ताल करेंगे जो उस दिन की अपनी गतिविधियों के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग कर हम अपना काफी वक्त बचा पाएंगे। ठीक है, मैंने कहा। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि 4 दिन पहले मैं कहाँ था? जी। मिस चाम्स की मृत्यु वाले दिन मेरा अवकाश आरंभ हो गया था। मेरा विचार वेनिस में छुट्टियां बिताने का था, लेकिन वेनिस में किसी होटल में एक कमरे की एडवांस बुकिंग ना करा पाने की वजह से मैं उस दिन वेनिस के लिए रवाना नहीं हो पाया था। लिहाजा मैं अपने फ्लैट में ही रहकर उपन्यास लिखता रहा। अगले दिन सुबह मेरी आपके अगले दिन में दिलचस्पी नहीं है, कार्लोती बोला। मैं सिर्फ 29 तारीख के बारे में जानना चाहता हूँ। उस दिन मैं पूरे वक्त उपन्यास लिखने में व्यस्त रहा, मैंने कहा। मैं अगले दिन सुबह 3 बजे तक इसी काम में लगा रहा और अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अपने चमकते जूते की तरफ नजर डालते हुए कार्लोती ने पूछा, क्या उस दिन कोई व्यक्ति आपसे मिलने आपके फ्लैट पर आया था? जी नहीं, दरअसल मुझसे मिलने कोई व्यक्ति आ भी नहीं सकता था क्योंकि सब लोगों के विचार में मैं वेनिस जा चुका था। क्या किसी व्यक्ति ने टेलीफोन पर आपसे संपर्क किया? जी नहीं। कार्लोती काफी देर तक अपने चमकते जूतों में निगाहें गड़ाए रहा
और कमरे में खामोशी छाई रही। फिर मेरी नज़रों से नज़रें मिलाकर वो उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद मिस्टर डॉसन, वो बोला। ये एक पेचीदा मामला है। इस मामले पर हर पहलू से विचार करके ही हम सच्चाई जान सकते हैं। मुझे अफ़सोस है कि मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया। कार्लोती ने मुझे आदाब किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। मैं भीतर ही भीतर इतना सहम गया था कि मैंने कार्लोती को दरवाजे तक छोड़ने की औपचारिकता भी नहीं निभाई। उसके जाने के बाद मैंने सिगरेट बुझा दी और खिड़की के पास जाकर कुछ सोचने लगा। मैं स्तंभित सा खड़ा काफ़ी देर तक अपनी हालत के बारे में सोचने लगा। अब कार्लोती को यकीन हो चला था कि हेलन की हत्या कर दी गई थी और वो अपराधी को पकड़ने की दिशा में प्रयत्नशील था। अब जाहिर था कि मुझे अपने बचाव के लिए जल्दी ही कुछ करना था। इससे पहले कि कार्लोती हत्या के शक में मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे असली हत्यारे को पकड़ना था। कार्लोती जिन चिन्हों पर काम कर रहा था, वे चिन्ह मुझे ही अपराधी घोषित करने की दिशा में अग्रसर थे। मैंने अपनी कार स्टेडियम में छोड़ दी और पैदल ही विला पेलिस्ट्रा की ओर बढ़ चला। ये मकान लगभग 2 एकड़ भूमि पर बसा हुआ था और इसके चारों ओर 8 फुट ऊंची पत्थर की दीवार थी। अब तक बारिश तेज हो चुकी थी और सड़कें और गलियां सूनी हो चुकी थीं। मैं विला पेलिस्ट्रा की ओर जाने वाली छोटी सड़क पर था, जिसके दोनों तरफ पेड़ थे और जो इस वक्त अंधेरे से ढकी हुई थी। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मैं विला के पास पहुंचा। ये एक मंजिला भवन था जो विक्टोरियन नमूने से बना हुआ था। इसकी छत आगे की तरफ झुकी हुई थी और खिड़कियां बड़ी बड़ी थीं। इस समय इस मकान के नीचे कमरों में रोशनी दिख रही थी, जबकि बाकी सारे मकान में अंधेरा था। अहाते के भीतर दोनों ओर बाग थे, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और फूलों से भरे हुए थे। अंधेरे का सहारा लेकर मैं आगे बढ़ा और निचली मंजिल के एक कमरे की खिड़की के पास पहुंचा, जिसमें बत्ती जल रही थी। इस वक्त खिड़कियों पर पर्दे नहीं टंगे थे और इस वजह से बाहर खड़े हुए भी मेरी नज़र कमरे के भीतर जा रही थी। कमरा काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। कमरे के बीच में एक मेज़ थी, जिसके पास एक नवयुवती एक थैले में कुछ तलाश कर रही थी। मुझे लगा कि शायद ये नवयुवती ही मायरा सेठी थी। मैंने उसे ध्यान से देखा और पाया कि वो आकर्षक लड़की थी। वो 25-26 साल की रही होगी और उसके बाल कंधों तक फैले हुए थे। थैले को व्यवस्थित करने के बाद उसने एक सिगरेट जलाया, कमरे की बत्ती बंद की और बाहर निकल गई। मैं इंतजार करता रहा। 1 या 2 मिनट के अंतराल के बाद मकान का मुख्य दरवाज़ा खुला और वो युवती हाथ में एक बड़ी छतरी लेकर बाहर आ गई। फिर वो युवती गैराज की ओर गई। गैराज का दरवाज़ा खुला और बत्तियां जल उठीं। बत्तियों की रोशनी में मैंने देखा कि हरे रंग की कैडिलैक गाड़ी गैराज में खड़ी हुई है। युवती ने अपनी छतरी दीवार से टिका दी और कार में घुसी। थोड़ी देर में मैंने कार के शुरू होने की आवाज़ सुनी और इसके साथ ही युवती कार चलाते हुए बाहर की ओर निकल गई। जिस जगह पर मैं छिपा हुआ था, उस स्थान से ये कार महज 10 गज की दूरी से निकली थी। कार की सामने की बत्तियां जल रही थीं, जिसकी रोशनी से मैं खुद को बड़ी मुश्किल से बचा पाया। मैं अपने स्थान पे खड़ा हुआ कार को बाहर की तरफ जाते हुए देखता रहा। आहते को पार कर कार लोहे के गेट पर रुक गई। युवती बाहर आई और गेट को खोला। फिर वो कार में बैठी और चल दी। कार की धीमी होती आवाज़ और फिर कुछ देर बाद छा गई शांति से मुझे पता चला कि कार चली गई है। मकान में अब पूरी तरह अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर अपनी जगह पर खड़ा मैं चारों ओर नज़र घुमाता रहा। जब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि इस मकान में इस समय कोई नहीं है, तो मैं आगे बढ़ा और मकान का निरीक्षण करने लगा। इस समय मकान के सभी कमरों में अंधेरा छाया हुआ था। निचली मंजिल में मुझे एक खिड़की दिखाई दी, जिस पर कुंडा नहीं लगा था। मैंने धीरे से इसे खोला और अपनी फ्लैश लाइट की मदद से इसके अंदर झांकने की कोशिश की। जाहिर था कि यह मकान का रसोई घर था। मैं खिड़की का सहारा लेकर बिना कोई आवाज़ किए अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर मैंने खिड़की बंद कर दी और रसोई घर से निकलकर हॉल में आ गया। हॉल के बाईं ओर एक सीढ़ी थी जो ऊपर के कमरों की तरफ जाती थी। इस सीढ़ी से होता हुआ मैं ऊपर पहुंच गया। ऊपर की मंजिल में 4 कमरे थे, जिनके दरवाजे इस समय बंद थे। अपनी दाहिनी तरफ के दरवाजे को खोलकर मैं भीतर घुसा। ऐसा लगता था कि ये उस नवयुवती का कमरा होगा जो थोड़ी देर पहले कार में बैठकर कहीं चली गई थी। कमरे के बीच में दीवान था, जिस पर लाल रंग की चादर बिछी थी। कमरे के फर्नीचर का रंग सुनहरा था और कालीन का रंग लाल। संक्षेप में यह कमरा खूबसूरती से सजाया गया था। मैं ध्यान से इस कमरे का निरीक्षण करने लगा, लेकिन मुझे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल पा रही थी जिसमें मेरी दिलचस्पी हो। कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर हीरों से भरी एक संदूकची थी। इन हीरों की कीमत इतनी अधिक रही होगी कि अगर किसी चोर की निगाह इस पर पड़ती
तो वो कितना ही जोखिम उठाकर इसे उड़ा ले जाने को तैयार हो जाता। इन हीरो को देखकर ये साफ लगता था कि या तो इन हीरो की मालकिन के पास काफी पैसा रहा होगा या उसके कई प्रेमी रहे होंगे जो उसे इतने महंगे उपहार देते होंगे। लेकिन मेरी इस प्रकार के खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इस कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे में घुसा और फिर दूसरे से तीसरे में घुसा। आखिर में चौथे कमरे में ही मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिनमें मेरी दिलचस्पी थी और जिन्हें पाने की ही गरज से मैं यहाँ आया था। इस कमरे में दीवार के सहारे दो सूटकेस रखे हुए थे। पहला सूटकेस खुला पड़ा था और इसमें मेरे कुछ सूट, विस्की की 3 बोतलें और चांदी का सिगरेट केस रखा हुआ था। काफी देर तक अपनी फ्लैश लाइट की सहायता से मैं सूटकेस के भीतर रखी उन चीजों को देखता रहा जो मेरे ही फ्लैट से चोरी चली गई थी। फिर मैंने दूसरे सूटकेस को खोला। यह भी मेरे फ्लैट से चोरी किए गए सामान से भरा पड़ा था। सिर्फ हेलन का कैमरा ही मुझे यहाँ नहीं मिला। इससे पहले कि इन चीजों के बारे में मैं कुछ सोच पाता, मुझे नीचे मकान का मुख्य दरवाजा खोले जाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। इस खामोश और वीरान मकान में दरवाजा खुलने की आवाज इतनी गूंज गई मानो अचानक भूचाल आ गया हो। किसी ने मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को खोला था और दरवाजे को झटका दिया था। फिर अंदर घुसकर इस व्यक्ति ने जोर से आवाज दी, मैरा। अपने बचपन से अब तक मैंने कई लोगों को जोर से आवाज लगाते सुना था। मैंने कई गडरियों को भी देखा था जो शाम को अपने मवेशियों को बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाते थे और यह आवाज घाटियों में गूंज उठती थी। लेकिन अपने पूरे जीवन में मैंने किसी भी व्यक्ति को इतने जोर से आवाज लगाते नहीं सुना था जितनी जोर से इस व्यक्ति ने आवाज लगाई थी। ये आवाज सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर भी आई थी और इसने सारे मकान को हिला दिया था। ये भयावह आवाज सुनकर मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद इस व्यक्ति ने मकान का दरवाजा जोर से बंद किया और एक बार फिर आवाज गूंजी। फोन पर मैंने इसी आवाज को सुना था। मैं कार्लो के ही मकान में था। मैं कमरे से बाहर निकला और खुद को छिपाते हुए नीचे की तरफ देखने लगा। नीचे हॉल में बत्तियां जलाई गई थी लेकिन कार्लो हॉल में नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्लो के गाने की आवाज आई। आवाज बहुत ही भद्दी, भौंडी और बेसुरी थी। कार्लो के गाने को संगीत कहना संगीत शब्द का अपमान है। उसके गाने को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जंगली जानवर दर्द में चिंघाड़ रहा हो। कार्लो की आवाज सुनकर मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं दरवाजे के पीछे छिपा खुद को कार्लो की नजरों से बचा रहा था। कार्लो के इस मकान में मौजूद रहने के वक्त तक मैं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तभी अचानक कार्लो का गाना बंद हो गया और मकान में खामोशी छा गई। मैं दरवाजे के पीछे छिपे हुए कनखइयों से नीचे की तरफ देख रहा था। तभी कार्लो मकान के किसी कोने से बाहर आ गया और हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। तेज रोशनी में उसका मुख और शरीर अच्छी तरह दिख रहे थे। मैंने दरवाजे के पीछे खुद को और भी अच्छी तरह छिपा लिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं था कि ये वही आदमी था जिसे मैंने सोरेंटो में हेलन के मकान के भीतर घुसते देखा था। थोड़ी देर तक कार्लो हॉल के बीचों बीच पत्थर की प्रतिमा के समान खड़ा रहा। उसका मुंह एक ओर मुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपनी सांसें रोके खड़ा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि कार्लो का अगला कदम क्या होगा। कार्लो आगे बढ़ा और सीढ़ियों के पास पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने अपनी टांगें खोली, हाथ कमर पर बांधे और अपनी निगाहें सीढ़ियों के ऊपर जमा ली। अब बिजली की रोशनी सीधे उसके चेहरे पे पड़ रही थी। उसकी आकृति ठीक वैसी ही थी जैसी कि फ्रेंजी ने मुझे बताया था। वो सचमुच एक खूंखार जानवर लगता था। उसने काले रंग का स्वेटर पहन रखा था जो उसकी गर्दन को ढक रहा था। उसकी पतलून का भी रंग काला था और पतलून का निचला हिस्सा उसके मैक्सिकन जूतों के अंदर था। उसके दाहिने कान में एक बाली थी और वो एक जंगली सांड की तरह दिख रहा था। थोड़ी देर तक उसकी निगाहें उसी दरवाजे की ओर टिकी रही जिसके पीछे मैं छिपा हुआ था। मुझे यकीन था कि दरवाजे के पीछे छिपे रहने की वजह से वो मुझे देख नहीं पा रहा था। मैं सांसें रोके दरवाजे के पीछे खड़ा था क्योंकि मैं जानता था कि मेरी ओर से की गई जरा सी भूल मेरे लिए मौत का पैगाम बन सकती थी। तभी अचानक वो चिल्लाया, सीधे सीधे नीचे चले आओ, नहीं तो मैं खुद ही आकर तुम्हें नीचे ले आऊंगा। कार्लो के निर्देश पर चुपचाप नीचे चले आने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानता था कि कार्लो से भिड़ंत होने की नौबत आ सकती थी और सीढ़ियों के ऊपर कोई खुली जगह नहीं थी जहां हम दोनों लड़ सकते थे। साथ ही इस मकान से भाग निकलने का एक ही रास्ता था और वह रास्ता था हॉल से निकलकर मुख्य दरवाजे से होते हुए मकान से बाहर पहुंच जाना। कार्लो से लड़ाई होने की दशा में मुझे इस विकल्प का भी ध्यान रखना था। इन सब संभावनाओं पर गौर करके मेरे लिए नीचे हॉल में आ जाना ही श्रेयस्कर था। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। मैं धीरे धीरे उतरता हुआ सीढ़ियों के बीच तक पहुंच गया। जहां पर आकर मैं थोड़ी देर रुक गया ताकि बिजली की तेज रोशनी में वो मुझे ठीक से देख ले। कार्लो ने एक बार सिर से पांव तक मेरा निरीक्षण किया और अपने बड़े से सफेद दांत दिखाते हुए हंसा। हेलो मैक,
वो बोला, ये मत समझो कि मैंने अचानक ही तुम्हें पकड़ लिया है। मैं तो तुम्हारे घर से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अब चुपचाप नीचे चले आओ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये कहकर कार्लो सीढ़ियों से पीछे हट गया ताकि मैं बिना किसी तात्कालिक डर के नीचे आ सकूं। मैं चुपचाप नीचे चला आया। वहां सोफे पर जाकर चुपचाप बैठ जाओ। उंगली से सोफे की तरफ इशारा करते हुए कार्लो बोला। थोड़ी देर बाद कार्लो भी लाउंज में आ गया और सामने वाली कुर्सी में बैठ गया। अब वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके सांवले रंग की पृष्ठभूमि में उसके गाल पर अंकित निशान चमक रहा था। क्या तुमने ऊपर के कमरों में रखा हुआ अपना सामान देख लिया? हाँ, देख लिया, मैंने कहा। लेकिन मेरा कैमरा तुमने कहाँ छिपा रखा है? मेरे सवाल के जवाब में कार्लो ने सिगरेट के धुएं का कश मेरी ओर फेंका। अब तुम मेरी बात सुनो। मैं जो सवाल पूछूं उनका जवाब दो। कार्लो बोला। पहले ये बताओ कि तुम इस मकान तक कैसे पहुंच पाए? एक लड़की ने अपनी दीवार पर तुम्हारा फोन नंबर लिख रखा था, मैंने कहा। फोन नंबर मिलने के बाद तुम्हारा मकान तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हेलन? हाँ। आज शाम कार्लोती तुम्हारे फ्लैट पे आया था, कार्लो बोला। वो तुमसे क्या जानना चाहता था? अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कार्लो के प्रति मेरा भय समाप्त हो चुका था और उसकी हर बात का जवाब अब मैं बराबर के स्तर पर दे सकता था। लिहाजा मैंने उसके सवालों का सटीक जवाब देने का निश्चय कर लिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कार्लो चिल्लाया। उसकी आंखों में अचानक वहशीपन उतर आया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे जंगलीपने से पेश आऊं? कार्लो ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब ये इंसान की नहीं बल्कि किसी हैवान की मुट्ठियां दिख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से के चिन्ह उभरते दिख रहे थे। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, कार्लो बोला। मैं अपनी कैफियत से ही काफी वहशियाना हूँ। किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं किसी पे हाथ उठाता हूं तो उसके जिंदा रहने की संभावना कम ही रहती है। इस वक्त मैं तुमसे शांतिपूर्वक तरीके से बात करने के मूड में हूँ। इसीलिए मेरे सवालों का सीधे सीधे जवाब दो। बताओ कि कार्लोती ने तुमसे क्या बात की? ये बात कार्लोती ही बता सकता है, मैंने तल्खी के मूड में जवाब दिया। मेरा यह जवाब सुनकर कार्लो मुझ पर हमला करने के लिए मेरी तरफ लपका। अब तक कार्लो के अच्छे व्यवहार से मुझे इतना भरोसा हो गया था कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि वो मुझ पर हमला भी कर सकता था। लिहाजा मैं सोफे पे आराम से बैठा हुआ था। अगर मुझे इस बात का जरा भी अंदेशा होता कि कार्लो इस तरह से व्यवहार कर सकता है, तो मैं सोफे पर ऐसी मुद्रा में बैठता जिससे कि मैं कार्लो के बाहर से खुद को बचा पाऊं। लेकिन कार्लो मुझ पर इतनी तेजी से झपटा कि मेरे पास खुद को बचा पाने का वक्त ही नहीं था। उसने अपने बाएं हाथ से मेरे पेट में घुसा मारा। कार्लो का ये वार तो मैंने बचा लिया था, लेकिन तभी उसने अपने दाएं हाथ से मेरे जबड़े पर घूंसा मारा। उसके घूंसे का प्रहार हथौड़ों के प्रहार से कम नहीं था और इस बार से मेरा सिर भन्ना गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। लगभग 5-6 मिनट बाद जब मुझे होश आया और मैंने आंखें खोली, तो मैंने देखा कि मुझे सोफे पर लिटाया गया है। मेरा जबड़ा सूजकर काला हो गया था और मेरे सिर में दर्द हो रहा था। कार्लो मेरे पास ही बैठा हुआ था। वो बार बार अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी बाईं हथेली पे मार रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो उसकी इच्छा मुझे इसी तरह एक और घुसा मारने की है। थोड़ी कोशिश करके मैंने अपने शरीर को हिलाया और सोफे की टेक लगाकर बैठ गया। कार्लो के घूंसे ने मेरी शक्ति काफी कम कर दी थी। मैंने तुमको पहले ही इसकी चेतावनी दी थी, कार्लो ने कहा, लेकिन तुमने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। अब मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम इस बार अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं तुम्हारा जबड़ा ही तोड़ दूंगा। हाँ, अब बताओ कि कार्लोती तुमसे क्या पूछ रहा था? मुझे कार्लो पर असह्य गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस पर धावा बोल दूं और उसे पीट पीट कर जख्मी कर दूं। लेकिन जाहिर था कि मैं ऐसा करने में असमर्थ था, क्योंकि कार्लो मुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। उससे झगड़ा मोल लेकर मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता था। कार्लोती हेलन के दोस्तों के बारे में जानना चाहता था, मैंने कहा। बोलते हुए भी मेरे जबड़े में दर्द हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो हेलन के हत्यारे को पकड़ना चाहता है। मेरा विचार था कि इतनी जानकारी से कार्लो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पहले की तरह शरारत भरे अंदाज से मुस्कुराता रहा और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर बाएं हाथ पर बार बार मारता रहा। क्या ये सच है कि वो समझता है कि हत्या कर दी गई थी? हाँ, उसे इस बात का यकीन हो गया है, मैंने कहा। मैं नहीं समझता कि कार्लोती इतना ज्यादा तेज है, कार्लो बोला। फिर उसने एक सिगरेट खुद सुलगाई। दूसरी सिगरेट मुझे देता हुआ बोला, लो मैक, एक सिगरेट पी लो। तुम्हें इस वक्त सिगरेट की जरूरत है। मैंने कार्लो के हाथ से सिगरेट और लाइटर ले लिया और सिगरेट को सुलगा लिया। एक कश पीने से मुझे सिर के दर्द में कुछ राहत मिली।
कार्लोती को यह विश्वास क्यों हो गया कि हेलन की हत्या की गई थी? उसने पूछा। तुमने हेलन के कैमरे में से फिल्म खींचकर बाहर निकाली है। इससे यह शक मजबूत हो जाता है कि उसकी मौत दुर्घटनावश नहीं हुई थी। मैंने ये काम कुछ सोच समझकर ही किया है, कार्लो बोला। मेरा लक्ष्य इस मामले में तुम्हें फंसाना था। कार्लो की यह बात सुनकर मैं चौंका, लेकिन अपनी हैरानी पर नियंत्रण करके मैंने कहा, क्या मतलब? तुम सब जानते हो, कार्लो बोला। तुम मेरा इरादा अच्छी तरह समझते हो। मैंने तुम्हें हेलन की हत्या में फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। मैंने सोरेंटो के मकान में घड़ी का वक्त भी जानबूझकर बदल दिया था, ताकि पुलिस समझ सके कि हत्याकांड के वक्त तुम उस मकान में ही थे। मैक, उस पहाड़ी पे चढ़ते हुए सचमुच मेरा दम फूल गया था। तो क्या तुमने ही हेलन की हत्या की? मैंने हैरान होकर पूछा। सबूतों के मुताबिक इस हत्या के लिए तुम जिम्मेदार हो, उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए कार्लो बोला। हेलन की मौत के वक्त तुम उसके मकान में थे। डगलस शेरार्ड नाम के आदमी तुम ही हो। उस मकान में तुमने ही हेलन के नाम एक चिट्ठी छोड़ रखी थी, जिसमें तुमने हेलन से पहाड़ी की चोटी पर मिलने के लिए कहा था। क्या तुम उस पत्र को भूल गए हो? मैंने मेज पे से उस चिट्ठी को उठा लिया था, और ये चिट्ठी मेरे पास सुरक्षित है। सिर्फ ये एक चिट्ठी तुम्हें हेलन का हत्यारा साबित करने के लिए काफी होगी। कार्लो की बातें सुनकर मुझे लगा मानो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल रही हो। मुझे सोरेंटो के मकान में हेलन के लिए रखे गए उस पत्र का अब तक ख्याल ही नहीं आया था। कार्लो ने ठीक ही कहा था कि ये एक पत्र मुझे हेलन का हत्यारा सिद्ध करने के लिए काफ़ी था। वो पत्र मेरी जेब में रखा है। कार्लो अपनी पतलून की जेब की ओर इशारा करते हुए बोला। ये चिट्ठी और सोरेंटो के मकान में मिली घड़ी तुम्हें निश्चित रूप से हत्यारा घोषित कर देगी। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है।